मैं शराब के नशे में धुत होकर मैंने सबके सामने मेज थपथपाते हुए ऐसा राज खोल दिया जिसने पूरे माहौल को सन्न कर दिया। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, लू फेफे की जांघ के अंदर एक निशान है, वो मैंने काटा था। मेरी इस बात पर सब हैरान रह गए। किसी ने मजाक में पूछा, अच्छा तो फिर तुम कब हमारे दामाद बन रहे हो? लेकिन लू फेफे ने तुरंत गुस्से में जवाब दिया, मैं जिंदगी भर अकेली रह लूंगी, लेकिन इस एहसान फरामोश इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। मैंने भी तैश में आकर कह दिया, दुनिया की सारी लड़कियां खत्म हो जाएं, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस आने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे लू फेफे को खाने पर बुलाने के लिए भेजा, मगर जब मैं उसे ढूंढते हुए एक बार मैं पहुंचा तो देखा कि उसके साथ एक नया बॉयफ्रेंड मौजूद था। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि मैं लू फेफे को ढूंढने आया हूँ, उसने मुझे धक्का देते हुए बाहर निकालने की कोशिश की और ताने मारते हुए बोला, एक मेंढक हंस का सपना देख रहा है। सब जानते हैं कि लू फेफे को मानसिक सफाई का जुनून है। अपने बॉयफ्रेंड के अलावा वो किसी दूसरे आदमी को देखना भी पसंद नहीं करती। तभी पीछे से लू फेफे की आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? उसने मुझे देखकर हैरानी से कहा, आचिन तुम यहाँ कैसे? मैंने गुस्से में कहा, कमाल है, लगा था तुम मुझे भूल चुकी होगी। फिर मैंने शिकायत की कि उसे ढूंढने में मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने हमेशा अकड़ कर रहने वाली लू फेफे पहली बार इतनी नरमी से किसी से बात कर रही थी। जब मैंने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड मुझे धक्का देकर बाहर निकाल रहा था तो लू फेफे का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड हान शुआन की तरफ घूर कर पूछा, तुमने इस पर हाथ उठाया? हान शुआन घबराकर सफाई देने लगा, लू मैडम, बात वैसी नहीं है जैसी ये बता रहा है। इसका रवैया बहुत खराब था और ये आपको सीधे नाम से बुला रहा था। मुझे लगा ये आपकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। लेकिन लू फेफे ने बिना झिझक जवाब दिया, वो मुझे कैसे बुलाता है, ये तय करने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसकी यह बात सुनकर मेरा सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए बाकी लोगों से अलग था। हान शुआन ने भी समझ लिया कि मामला गंभीर है, इसलिए उसने लगातार माफी मांगनी शुरू कर दी। लू फेफे ने कुछ देर उसे डांटने के बाद मामला शांत कर दिया और बोली, अब आगे क्या करना है ये तुम्हें खुद समझना होगा। आखिरकार उसने सबको जाने के लिए कह दिया और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। जब हम वहां से निकलने लगे तो मुझे अचानक वो सारी परेशानियां याद आ गईं जो यहाँ तक पहुंचने में हुई थी। मैंने नाराज होकर कहा, लू फेफे, मैंने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुम मेरी आवाज तक नहीं पहचान पाई। रास्ते में मेरे पास टैक्सी का किराया तक नहीं था, इसलिए मदद मांगने के लिए तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुमने एक भी फोन नहीं उठाया। मेरी शिकायतें सुनकर लू फेफे थोड़ी असहज हो गई। इतने सालों बाद दोबारा मिलने पर भी हमारे बीच वही पुरानी नोकझोंक जारी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी हर बात, हर झगड़ा और हर छोटी सी परवाह इस बात का सबूत दे रही थी कि हमारे रिश्ते की डोर अभी कहीं न कहीं टूटी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, आखिर में हम फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। पब के शोर शराबे के बीच लू फेफे ने थोड़ी झेंपते हुए कहा, अरे वहाँ इतना हंगामा हो रहा था कि तुम्हारी आवाज पहचान नहीं पाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम अचानक वापस देश क्यों आ गए और इतनी रात को मुझे ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पहले जब भी गुचेन विदेश से छुट्टियों में वापस आता था तो वह कभी उसे ढूंढने इतनी बेचैनी से नहीं आया था। अचानक लू फेफे के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और उसने मजाक करते हुए कहा, आचेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अचानक एहसास हो गया हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? इतनी बेचैनी में मुझे ढूंढने आए हो, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी लड़ पड़े, क्या तुम मुझसे प्यार का इजहार करने वाले हो? ये सुनकर गुचेन ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारी बेशर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन लू फेफे ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अमेरिका जाकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही खत्म हो गया लगता है। थोड़ा शांत होने के बाद लू फेफे ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा अब सच सच बताओ, आखिर मुझे ढूंढने क्यों आए थे? गुचेन ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे घर का दरवाजा खुलवाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी नहीं है। ये सुनकर लू फेफे हैरान रह गई और बोली, तो मेरी माँ को फोन कर देते, वो न सिर्फ दरवाजा खुलवा देती बल्कि तुम्हारा स्वागत भी करवाती। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने घबरा कर पूछा, रुको, तुम किस घर की बात कर रहे हो? कहीं उस अपार्टमेंट की तो नहीं जहाँ मैं अभी रहती हूँ? जब गुचेन ने हाँ में सिर हिलाया तो लू फेफे पूरी तरह चौंक गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुम मेरे अपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हो? अगर रहने की जगह चाहिए थी तो मेरी माँ के पास चले जाते, मेरे पास क्यों आए? तभी गुचेन को भी एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। आखिरकार उसने सच बताया, लगता है हम दोनों को हमारी गॉड मदर ने फंसा दिया है। ये सुनकर लू फेफे का दिमाग सुन्न हो गया। उसे पता चला कि दोनों के परिवारों ने तय कर लिया था कि अब उन्हें साथ रहना होगा। लू फेफे इस अचानक आई खबर को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बस सोचने लगी कि आखिर इतनी अचानक वह अपने बचपन के दोस्त गुचेन के साथ कैसे रहने लगेगी। दूसरी तरफ गुचेन ने उसकी हालत समझते हुए उसे थोड़ा समय दिया और चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। तभी अचानक एक गुस्से से भरा आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अरे लड़के, किराया कब दोगे? पैसे दिए बिना भागने की सोच रहे हो क्या? तभी गुचेन को याद आया कि जल्दीबाजी में टैक्सी से उतरते वक्त उसने किराया ही नहीं दिया था। उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं। मजबूरी में उसने लू फेफे की तरफ देखते हुए कहा, फेफे, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरे पास टैक्सी का किराया देने तक के पैसे नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी खाली जेबें भी दिखा दी। लू फेफे ने बेबस होकर आह भरी और ड्राइवर से पूछा, भैया कितना किराया हुआ है? टैक्सी ड्राइवर ने लू फेफे के महंगे कपड़े और ब्रांडेड बैग देखकर सोचा कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने चालाकी से कहा, मैडम किराया 480 युआन हुआ है, यहाँ स्कैन कर दीजिए। ये सुनते ही गुचेन भड़क गया और बोला, क्या तुम्हारे मीटर में तो 48 युआन दिख रहे थे, ये 480 कहाँ से आ गए? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? लेकिन लू फेफे बिल्कुल शांत रही। उसने बेहद विनम्रता से कहा, अच्छा 480 युआन है ना, ठीक है मैं पेमेंट कर देती हूँ। उसने भुगतान कर दिया, लेकिन साथ ही भुगतान की रसीद भी संभाल कर रख ली। फिर
उसने शांत स्वर में कहा, ये सबूत मेरे बहुत काम आने वाला है। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि जिस लड़की को वह आसान शिकार समझ रहा था वह उससे कहीं ज्यादा समझदार निकली। घबराकर वह गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी शिकायत मत कीजिए। मेरे ऊपर बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर नौकरी चली गई तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। लू फेई ने टैक्सी ड्राइवर की लगातार माफी और गिड़गिड़ाहट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने शांत चेहरे के साथ अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में उसके बॉडीगार्ड वहां पहुंच गए। लू फेई ने ठंडे स्वर में कहा, इस आदमी ने मुझसे ठगी करने की कोशिश की है, अब आगे क्या करना है तुम खुद देख लो। बॉडीगार्ड ने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, लू मैडम आप निश्चिंत रहिए, आपको संतोषजनक परिणाम मिलेगा। इसके बाद ड्राइवर की लाख विरोध करने की कोशिशों के बावजूद बॉडीगार्ड उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले गए। मैं दूर खड़ा बस यह देखता रह गया कि उसे पास की एक गली में ले जाया गया और कुछ ही देर बाद वहां से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। लू फेई ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो मेरी तरफ देखा और बोली, चलो अब घर चलते हैं। मैं चुपचाप उसके पीछे उसकी कार में बैठ गया और कुछ ही देर में हम उसके आलीशान अपार्टमेंट पहुंच गए। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद जब मैं अपना सामान अंदर ले जाने लगा तो अचानक रुककर मैंने लू फेई से कहा, मेरा फिंगरप्रिंट भी दरवाजे में रजिस्टर करवा दो ताकि मुझे आने जाने में आसानी हो। यह सुनते ही उसने तुरंत नखरे दिखाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने घर का फिंगरप्रिंट क्यों दूं? मैंने भी हाथ बांध कर जवाब दिया, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूँ। अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो अंदर बाहर कैसे आऊंगा? फिर मैं उसके थोड़ा करीब जाकर मजाकिया अंदाज में उसके कान के पास झुककर बोला, या फिर लू मैडम मेरी पर्सनल बटलर बनना चाहती हैं, जो दिन भर सिर्फ मेरे लिए दरवाजा खोले और बंद करे। मेरी यह बात सुनकर लू फेई पूरी तरह घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मतलब तुम यहीं रहोगे? किसने कहा कि तुम यहाँ रह सकते हो? क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? ये मेरा निजी क्षेत्र है, सिर्फ इसलिए कि हम बचपन के दोस्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपनी निजी जिंदगी में घुसने दूंगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तभी लू फेई को बार में कही गई मेरी बात याद आई और उसने गंभीर होकर पूछा, तुमने पहले कहा था कि हम दोनों को हमारे परिवार वालों ने फंसा दिया है, क्या इसका इससे कोई संबंध है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बहुत जल्द हमारी सगाई होने वाली है, इसलिए परिवार चाहता है कि हम साथ रहें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह सुनते ही लू फेई के होश उड़ गए। उसने अविश्वास से कहा, क्या मेरी और तुम्हारी सगाई? ये कैसी बेहुदा बात है? मैंने थके हुए स्वर में जवाब दिया, हकीकत यही है, अगर वजह जाननी है तो अपनी माँ से पूछ लेना। मैं अभी बहुत थक गया हूँ और इस बारे में लंबी चर्चा करने का मन नहीं है, मुझे आराम करना है। इतना कहकर मैं अपना सामान लेकर कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन लू फेई ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, नहीं, पहले मुझे सब कुछ ठीक से समझाओ, उसके बाद ही तुम कहीं जाओगे। मैंने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की बजाय सीधे सोफे पर लेटकर अपनी थकान जाहिर कर दी। मुझे देखकर लू फेई को एहसास हुआ कि मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ। उसे बचपन वाला वही गुस्सेन याद आ गया जो हमेशा उसे परेशान करता था लेकिन कभी नहीं बदला। कुछ देर बाद उसने कहा, कल मैं माँ को फोन करके कहूंगी कि वे तुम्हें पुराने घर वापस बुला लें, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनते ही मैं उठकर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। अगर तुम्हें इस सगाई से समस्या है तो अपने माता पिता और दादाजी से खुद जाकर बात करो, इस फैसले को बदलने की ताकत मेरे पास नहीं है। लू फेई और भी उलझ गई और बोली, दादाजी भी इसमें शामिल है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैंने सुझाव दिया, परसों रात घर चलकर सबसे सीधे बात कर लेते हैं, जो भी सवाल हैं वहीं पूछ लेना। लू फेई ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैंने बेफिक्री से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आखिर में जो होना है वो होगा ही, कम से कम तमाशा देखने को तो मिलेगा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने पूछा, वैसे तुम कल सुबह कॉलेज जा रही हो ना, मुझे भी साथ ले चलना। ये सुनकर लू फेई चौंक गई और बोली, तुम मेरे साथ कॉलेज क्यों जाना चाहते हो? मैं आराम से सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने लू फेई से कहा, वैसे कल से मैं भी तुम्हारे कॉलेज में ट्रांसफर होकर पढ़ने वाला हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी मुझे घूरती रही, मानो समझ ही ना पा रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उसकी हालत की परवाह किए बिना गुनगुनाते हुए वॉशरूम का रुख किया। नहाकर और नाइट सूट पहनकर बाहर आया तो बस इतना कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ लू फेई अभी भी इस नई जानकारी को पचा नहीं पा रही थी। अगली सुबह चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों ना हो, आखिरकार मुझे अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए मजबूरी में वह मुझे अपने साथ कॉलेज ले गई। लू फेई का कॉलेज कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं था, बल्कि एक बेहद आलीशान और प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज था। चारों तरफ हरियाली, शानदार इमारतें और शानदार माहौल देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी लग्जरी विला एरिया में आ गए हों। जैसे ही हम कॉलेज से कुछ 100 मीटर दूर पहुंचे, मैंने अचानक कहा, बस यहीं गाड़ी रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। लू फेई ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, अभी तो कॉलेज आया भी नहीं, तुम यहाँ क्यों उतर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ, तुम इस कॉलेज की मशहूर हस्ती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ कैंपस में दाखिल हुआ तो सबका ध्यान मुझ पर आ जाएगा और फिर मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए परेशानी से बचने के लिए मैं पहले ही उतर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर लू फेई और भी उलझ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं आखिर इतना बच क्यों रहा हूँ। उसने शरारती अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोली, क्या बात है, विदेश से लौटने के बाद तुम्हारी हिम्मत इतनी कम हो गई, या फिर तुम मेरे साथ दिखने से डर रहे हो? इतना कहते हुए वह जानबूझकर मेरे करीब आ गई। उसके शरीर से आती हल्की खुशबू ने मुझे एक पल के लिए असहज कर दिया और मेरे कान हल्के लाल हो गए। मैंने तुरंत नजरें चुराते हुए जोर से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। लू फेई तुम मुझे बहुत कम समझती हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ कैंपस में चलते हैं। अब मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैंने भी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, चलो जो पीछे हटे वो कायर। इसके बाद वह चुपचाप मुस्कुराई और गाड़ी सीधे कॉलेज के अंदर ले गई। कॉलेज पहुंचने के बाद मैं जल्दी से कार से उतर गया और अकेले ही कैंपस में घूमने लगा। मैं नए माहौल को देख रहा था और साथ ही लू फेई का इंतजार भी कर रहा था, लेकिन अनजान रास्तों में घूमते घूमते मैं खुद ही उलझ गया। जब वापस मुड़ने लगा तभी अचानक मेरी टक्कर एक चश्मा पहने लड़की से हो गई। वह हल्के से लड़खड़ाई और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी सी आ गई। मैं तुरंत घबरा कर बोला, माफ करना, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ध्यान
ध्यान नहीं दे रही थी। फिर उसने उत्सुकता से मुझे देखा और पूछा, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस कैंपस में नहीं देखा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज ही यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमा दूं। नए लोगों के लिए यहाँ शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस तरह कॉलेज में मेरा पहला दिन एक नई और दिलचस्प मुलाकात के साथ शुरू हुआ। जब गुचेन की मुलाकात झो मियाओ से हुई तो उसने उत्सुकता से पूछा, तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी के साथ? गुचेन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह कहना चाहता था कि वह लू फेई फेई के साथ आया है, लेकिन सुबह की छोटी सी नाराजगी अभी भी उसके मन में थी, इसलिए उसने सीधा जवाब दिया, मैं अकेला आया हूँ। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए झो मियाओ का धन्यवाद किया और अपना परिचय देते हुए कहा, वैसे मेरा नाम गुचेन है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हेलो गुचेन, मेरा नाम झो मियाओ है। इसके बाद दोनों साथ साथ कैंपस में घूमते रहे। बातचीत इतनी सहज और मजेदार थी कि कुछ ही देर में दोनों के बीच की झिझक खत्म हो गई और माहौल बेहद दोस्ताना हो गया। उधर दूसरी तरफ लू फेई फेई ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और बाहर निकलते ही देखा कि गुचेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने मन ही मन सोचा, गुचेन, तुम सच में एक पल की भी शांति नहीं देते। पता नहीं मैंने मंगेतर चुना है या किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठा ली है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसने गुचेन को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। मजबूर होकर उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। इसके बाद वह खुद पूरे कैंपस में गुचेन को ढूंढने निकल पड़ी। दूसरी तरफ गुचेन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से लू फेई फेई कितनी परेशान हो रही है, क्योंकि उसका फोन तो पहले से ही बंद पड़ा था। इधर लू फेई फेई गुस्से में सोच रही थी, गुचेन, अगर तुम मुझे मिल गए तो तुम्हारी खैर नहीं। इसी दौरान गुचेन और जो मियाओ की बातचीत और भी दिलचस्प होती गई। बातों बातों में गुचेन को पता चला कि जो मियाओ पढ़ाई में बेहद होशियार है और हमेशा पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल करती आई है। मजाक करते हुए उसने कहा, इतनी बड़ी और आलीशान यूनिवर्सिटी में तो जरूर कोई कैंपस ब्यूटी रैंकिंग भी होगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, स्वभाव भी अच्छा है और पढ़ाई में भी टॉपर हो, तो यकीनन तुम ही यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, है ना? लेकिन जो मियाओ ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कैंपस ब्यूटी नहीं हूँ। गुचेन हैरान रह गया और बोला, क्या अगर तुम कैंपस ब्यूटी नहीं हो तो फिर कहीं वो लू फेई फेई तो नहीं? लू फेई फेई का नाम सुनते ही जो मियाओ थोड़ा चुप हो गई और धीरे से बोली, तुम उसे जानते हो? उसकी स्कूल में बहुत लोकप्रियता है, सुना है उसके कई बॉयफ्रेंड रहे हैं। जो मियाओ ने बताया कि वह लू फेई फेई को जानती तो है, लेकिन दोनों ज्यादा करीब नहीं है। उसने यह भी कहा कि लू फेई फेई अक्सर हैंडसम लड़कों से दोस्ती करना पसंद करती है। तब उसने अचानक गुचेन से पूछा, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? यह सुनकर गुचेन ने तुरंत नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी की पूरी प्लेगर्ल है, मैं कभी उसे पसंद नहीं कर सकता। अगर मुझे चुनना हो तो मैं कहूंगा कि तुम उससे कहीं बेहतर हो। उसे क्या खास बनाता है? बस पैसे और खूबसूरती के दम पर सबको प्रभावित करती है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो भी उससे प्यार करेगा वही मुसीबत में पड़ेगा। गुचेन की बातें सुनकर जो मियाओ हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार उसने किसी को लू फेई फेई के बारे में इस तरह बोलते हुए सुना था। लेकिन गुचेन की साफ गोई और मजेदार अंदाज देखकर वह हंस पड़ी। अब उसके मन में गुचेन के लिए अपनापन बढ़ गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुचेन ने मुस्कुराकर कहा, वैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं किस क्लास में हूँ। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूँ, इसलिए अगर मुझे किसी मदद की जरूरत पड़ी तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? गुचेन ने मन ही मन सोचा कि जो मियाओ जैसी खूबसूरत, समझदार और पढ़ाई में टॉपर लड़की से दोस्ती करना तो फायदे का सौदा है। आखिर ऐसे होशियार और काबिल दोस्तों का साथ भविष्य में भी काम आ सकता है। जब उसने जो मियाओ से पूछा कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो क्या वह उसके पास आ सकता है, तो जो मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तीसरी मंजिल वाली क्लास में पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। गुचेन ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि पूरा कैंपस लगभग खाली था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जा चुके हैं। उसने जो मियाओ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें क्लास के लिए और देर नहीं करूंगा, मुझे भी नए स्टूडेंट के तौर पर प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करना है, फिर कभी आराम से मिलते हैं। इतना कहकर उसने अलविदा कहा और प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में गुचेन के पहुंचते ही माहौल बदल गया। प्रिंसिपल उसे देखकर तुरंत खड़े हो गए और बड़े आदर सम्मान के साथ उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने उसके लिए फल और ठंडे पेय पदार्थ तक मंगवा दिए। फिर वे ऑफिस से बाहर निकलकर तुरंत लू फेई फेई को फोन लगाने लगे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैडम, गुचेन अभी मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। जब उन्हें पता चला कि लू फेई फेई को पूरी जानकारी मिल चुकी है तो उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही उन्हें उनकी क्लास में भिजवा दूंगा। फोन रखने के बाद प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली और तुरंत एक और कॉल करके एक शिक्षक को अपने ऑफिस बुला लिया। कुछ ही देर बाद एक गंभीर व्यक्तित्व वाले शिक्षक कमरे में आए। उन्होंने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और बहुत अनुशासित लग रहे थे। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, सर, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल ने गुचेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, इनका नाम गुचेन है। ये पहले विदेश के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। ये हमारे स्कूल के महत्वपूर्ण छात्रों में से एक होंगे, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखा जाए। शिक्षक तुरंत प्रिंसिपल की बात का असली मतलब समझ गए और गंभीरता से सिर हिलाकर बोले, जी मैं समझ गया। उधर गुचेन मन ही मन हंसी रोक रहा था। उसे याद आया कि जब प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हुए उसे मेधावी छात्र बता रहे थे तब बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी पर काबू पाया था। आखिर वह तो विदेश से सिर्फ मजे के लिए यहाँ पढ़ने आया था, इसलिए पढ़ाई उसके लिए इतनी गंभीर बात नहीं थी। शिक्षक, जिनका नाम वेई सर था, गुचेन को लेकर क्लासरूम में पहुंचे और सभी छात्रों से परिचय करवाते हुए बोले, ये हमारे नए एक्सचेंज स्टूडेंट हैं, इनका नाम गुचेन है, अब ये अपना परिचय देंगे। गुचेन ने आत्मविश्वास से कहा, हेलो सभी को, मेरा नाम गुचेन है, मैं लड़का हूँ और मेरा शौक लड़कियां हैं। आगे से आप सबका सहयोग चाहता हूँ। उसकी मजेदार बात सुनते ही पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी और छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। इस बीच गुचेन की नजरें पूरी क्लास में घूम रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे सीट चुननी है तो वह किसी खूबसूरत लड़की के पास ही बैठेगा। उसने देखा कि क्लास में कई आकर्षक लड़कियां थीं, लेकिन
जो मियाओ से मिलने के बाद बाकी सभी उसे कुछ फीकी लग रही थी। तभी वही सर ने कहा, गुचेन, तुम जिस छात्र या छात्रा के साथ बैठना चाहो, अगर वह राजी हो तो तुम उसके साथ बैठ सकते हो। इतना सुनते ही क्लास की लड़कियां उत्साहित हो गईं। कोई बोली, मेरे साथ बैठो, मैं रोज तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊंगी। दूसरी बोली, मेरे अंक बहुत अच्छे हैं, मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें रोज स्नैक्स भी खिलाऊंगी। एक और लड़की हंसते हुए बोली, हैंडसम, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। पूरे क्लास का माहौल मजेदार हो गया। ये सब देखकर गुचेन मुस्कुराया और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, वैसे हमारी क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? जब गुचेन ने पूरी क्लास के सामने पूछा कि उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, तो अचानक पूरा माहौल अजीब सा हो गया। सभी छात्र कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर एक साथ क्लास के पीछे खिड़की के पास वाली आखिरी सीट की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे के भाव भी थोड़े अजीब थे, जिससे गुचेन को हैरानी हुई। उसने भी सबकी नजरों का पीछा किया और देखा कि वहाँ 2 सीटें खाली पड़ी थीं। उसने मन ही मन सोचा, लगता है क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की आज आई ही नहीं है। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे मुस्कुराते हुए फैसला कर लिया कि उसे तो सबसे खूबसूरत लड़की के पास ही बैठना है। वह सीधा जाकर उन खाली सीटों में से एक पर बैठ गया और वेई सर से बोला, सर मैं यहीं बैठूंगा। वेई सर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उन्होंने हल्की झिझक के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो यहीं बैठ जाओ। इसके बाद उन्होंने क्लास को शांत करवाते हुए पढ़ाई जारी रखने को कहा। लेकिन अब भला किसका पढ़ाई में मन लगने वाला था? लड़कियां चोरी छिपे गुचेन को देख रही थीं, जबकि लड़के उसे उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा भरी नजरों से निहार रहे थे। क्लास खत्म होते ही गुचेन को बोरियत महसूस होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना लू फेफे को ढूंढा जाए और देखा जाए कि वह कॉलेज में कैसी जिंदगी जी रही है। वह सीधे दूसरी मंजिल पर गया और दूसरे क्लासरूम में लू फेफे को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी नजर तुरंत लू फेफे पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा कि लू फेफे किसी दूसरे लड़के के साथ काफी घुल मिलकर बातें कर रही है। गुचेन के मन में तुरंत जलन की भावना जाग उठी। उसने सोचा, आखिर हमारा रिश्ता तय हो चुका है तो थोड़ा बहुत जलना तो बनता है। उसे गुस्सा आने लगा कि कॉलेज में उसका पहला दिन था, वह किसी को ठीक से नहीं जानता था, फिर भी लू फेफे उसे छोड़कर दूसरे लड़कों के साथ समय बिता रही थी। उसने मन ही मन शिकायत की, मैं झो मियाओ के साथ इतना घूमता रहा, लेकिन उसने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। गुस्से और शरारत के मिश्रण के साथ गुचेन के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उसने मन में कहा, ठीक है लू फेफे, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर मुझे भी दोष मत देना। उसने पास खड़ी एक छात्रा से कहा, क्या तुम जाकर लू फेफे को बुला सकती हो? बस इतना कह देना कि उनके पति उन्हें बुला रहे हैं। लड़की ये सुनकर उत्साहित हो गई और तुरंत लू फेफे की क्लास में जाकर ऊंची आवाज में बोली, लू फेफे, आपके पति आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद लू फेफे बिना किसी भाव के बाहर आई और दूर खड़े गुचेन को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, गुचेन, मुझे पहले से ही शक था कि ये तुम्हारी हरकत होगी। क्या तुम जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आए हो? लेकिन गुचेन ने मासूम बनते हुए शिकायत शुरू कर दी, तुम बस दूसरे लड़कों के साथ बातें करती रहती हो और मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। अगर आज शाम घर लौटकर मैंने आंटी से शिकायत कर दी तो फिर मत कहना। लू फेफे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुचेन, तुम्हें अंदाजा भी है कि सुबह से मैं तुम्हें ढूंढने में कितनी परेशान हुई हूँ। तुम गाड़ी से उतरकर भाग गए, फोन भी बंद कर रखा था। उसकी आवाज में नाराजगी के साथ साथ चिंता भी साफ झलक रही थी। लेकिन गुचेन का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि वही लड़का जो पहले लू फेफे के साथ था दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। यह देखकर गुचेन के मन में फिर शरारत जाग उठी। उसने अचानक लू फेफे को अपनी तरफ खींचकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। यह नजारा देखकर वह लड़का गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लू फेफे के नियमों के कारण वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ देर बाद लू फेफे ने खुद को संभालते हुए गुचेन का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? तब गुचेन ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, गलत मत समझो, मैं बस उस लड़के को तुम्हारे पास आने से रोकना चाहता था। मुझे जलन हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं सिर्फ सबको यह दिखाना चाहता था कि तुम मेरी मंगेतर हो। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अब मुझे माफ कर दो ना। कॉरिडोर में हुई सारी भागदौड़ के बाद गुचेन ने माहौल हल्का करने के लिए लू फेफे से कहा कि वह उसे खाना खिलाएगा। लेकिन लू फेफे ने गंभीर चेहरे के साथ उसे समझाया, गुचेन, क्या तुम आगे से थोड़ा सीधे साधे नहीं रह सकते? हर बार कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देते हो। मैं बस शांति से कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? अपनी गलती समझते हुए गुचेन ने तुरंत बात बदल दी और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पहले ये बताओ भूख लगी है या नहीं? चलो कैंटीन चलते हैं, खाना खाकर क्लास भी समय पर पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वह लू फेफे को लेकर कैंटीन की तरफ भाग पड़ा। लेकिन जैसे ही वे कैंटीन पहुंचे, लू फेफे की नजर अपने दोस्तों पर पड़ी और उसने गुचेन को वहीं छोड़कर अपने ग्रुप की ओर कदम बढ़ा दिए। बेचारा गुचेन अकेला खड़ा सीट ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक शांत और खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो अकेले बैठकर खाना खा रही थी। गुचेन उसके पास गया और विनम्रता से बोला, हेलो, यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? लड़की ने कुछ पल उसे देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है। उस लड़की के सामने बैठकर गुचेन चोरी छिपे उसे देखने लगा। लड़की का शांत स्वभाव और उसकी ठंडी लेकिन आकर्षक आभा गुचेन को बहुत प्रभावित कर रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की बाकी सबसे कितनी अलग है। हालांकि उसने ज्यादा बात नहीं की और जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वापस क्लास में लौट आया। दोपहर की पहली क्लास भाषा की थी और जैसे ही गुचेन अपनी सीट पर पहुंचा, उसकी नजर सामने बैठी उसी लड़की पर पड़ी। वह हैरान होकर मन ही मन बोला, अरे ये तो वही कैंटीन वाली लड़की है। उसका उत्साह बढ़ गया और वह धीरे से बोला, वाह कितनी छोटी दुनिया है, हम फिर मिल गए। लड़की ने बस हल्की सी नजर डाली और सिर हिलाकर जताया कि उसने उसे पहचान लिया है। मौका देखकर गुचेन ने तुरंत पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुचेन है, मैं अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी किताबों में ध्यान लगाए रखा। लड़की की बेरुखी देखकर भी गुचेन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह बार बार मुस्कुराते हुए पूछता रहा, अच्छा कम से कम अपना नाम तो बता दो। आखिरकार लड़की उसकी लगातार जिज्ञासा से परेशान हो गई। उसने एक कागज पर 2 शब्द लिखे, यूशिन, और वह पर्ची गुचेन की तरफ बढ़ा दी। नाम जानने के बाद गुचेन संतुष्ट हो गया और उसे
परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन उसके लिए क्लास में बैठना किसी सजा से कम नहीं था। अध्यापक की आवाज उसे लोरी जैसी लग रही थी और उसे लगातार नींद आ रही थी। दूसरी तरफ यूशिन पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाई में लगी हुई थी। हालात ऐसे हो गए कि अध्यापक ने गुचेन को खड़ा करके सवालों के जवाब तक पूछ लिए। किसी तरह उसने पूरी क्लास काटी और जैसे ही छुट्टी हुई उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब थोड़ी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। नींद इतनी गहरी थी कि गुचेन को समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है और उसके सामने सिर्फ यूशिन खड़ी है। उसने शांत स्वर में कहा, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, क्या तुम अभी भी यहीं सोते रहोगे? गुचेन अभी भी आधी नींद में था, इसलिए यूशिन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, अगर अब भी नहीं उठे तो चौकीदार दरवाजे बंद कर देगा। क्या तुम सच में आज रात यहीं गुजारने वाले हो? ये सुनते ही गुचेन पूरी तरह होश में आ गया और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। क्लास से बाहर निकलते समय उसने ईमानदारी से कहा, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद, वरना मैं सच में यहीं फंस जाता। यूशिन ने बस हल्के से सिर हिलाया और फिर अपनी राह चल दी। वहीं गुचेन भी मन ही मन सोचते हुए बाहर निकला कि इस रहस्यमयी और शांत लड़की से उसकी मुलाकात शायद यहीं खत्म होने वाली नहीं है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद गुचेन ने यूशिन से कहा कि इतनी देर से घर जाना किसी लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह भी जल्दी निकल जाए। ये सुनकर यूशिन बस मुस्कुराती रही और उसे जाते हुए देखती रही। दूसरी तरफ गुचेन ने बाहर निकलते ही लू फेफे को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं उठाई। काफी देर बाद जब संपर्क हुआ तो लू फेफे ने बड़े आराम से बताया कि वह पहले ही लू परिवार के पुराने घर पहुंच चुकी है और पूरा परिवार सिर्फ गुचेन का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर गुचेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू फेफे उसे कॉलेज में अकेला छोड़कर खुद पहले चली गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि घर पहुंचते ही उसकी शिकायत जरूर करेगा। कॉलेज के बाहर टैक्सी का इंतजार करते समय गुचेन की मुलाकात फिर से यूशिन से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए और एक साथ पूछ बैठे कि अभी तक घर क्यों नहीं गए। तभी यूशिन की काली कार आकर रुकी। कार में बैठने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर गुचेन से पूछा कि क्या उसे कहीं छोड़ना है, लेकिन गुचेन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसकी गाड़ी भी आने वाली है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और यूशिन चली गई। कुछ देर बाद गुचेन भी टैक्सी में बैठकर लू परिवार के पुराने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह विशाल हवेली के बाहर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। लोहे के बड़े गेट के दोनों तरफ नौकरों की लंबी कतार खड़ी थी और सभी एक साथ चिल्लाकर उसका स्वागत कर रहे थे। वह भी इस भव्य स्वागत से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक रंग बिरंगी पटाखों जैसी आवाजें गूंज उठी और रंगीन रिबन उसके ऊपर बरसने लगे। अंदर पहुंचते ही लू फेफे की माँ और बाकी परिवार वाले खुशी खुशी उसे अंदर ले गए। पूरे हॉल को शानदार तरीके से सजाया गया था और वहाँ कई खास मेहमान भी मौजूद थे। माहौल किसी बड़ी शादी या समारोह जैसा लग रहा था। यह सब देखकर गुचेन और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया कि आखिर चल क्या रहा है। तभी लू फेफे उसके करीब आई और धीरे से कान में फुसफुसाकर बोली कि यह सब दरअसल उनकी सगाई की पार्टी है। उसकी माँ ने फैसला कर लिया था कि जब दोनों एक साथ वापस आ ही गए हैं तो सगाई भी आज ही कर दी जाए। यह सुनकर गुचेन पूरी तरह सन्न रह गया। दोनों अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि मेहमान लगातार उनके पास आने लगे। इसलिए मजबूरी में लू फेफे ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह मेहमानों से मिलते रहे। तभी लू फेफे की माँ ने दूर से आवाज लगाई और दोनों को बुलाया। जब वे वहाँ पहुंचे तो उनके सामने एक बेहद शानदार 10 मंजिला केक रखा था जो किसी राजमहल जैसा दिख रहा था। उस पल दोनों को साफ समझ आ गया कि परिवार वालों ने उनकी सगाई का पूरा इंतजाम पहले से कर रखा था और अब इस समारोह से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। गुचेन और लू फेफे जैसे ही उस शानदार 10 मंजिला महलनुमा केक के पास पहुंचे, पूरा माहौल किसी रोमांटिक ड्रामा की तरह लगने लगा। केक इतना खूबसूरत था कि किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। गुचेन ने चुपके से लू फेफे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी फेफे के पापा ने गंभीरता से गुचेन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब से फेफे की जिम्मेदारी उसी की है और उसे हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद दादा लू भी आगे आए और भावुक होकर बोले कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि दोनों एक साथ रहें और खुशहाल जिंदगी बिताएं। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बेहद खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लू फेफे के चेहरे पर साफ लिखा था कि किसी ने उसकी राय पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जब सभी लोग शादी और भविष्य की बातें करने लगे तो लू फेफे आखिर खुद को रोक नहीं पाई और नाराज होकर बोल उठी कि क्या किसी ने उससे पूछा भी है कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। लेकिन इतने सारे मेहमानों और दादा के सामने वह खुलकर विरोध भी नहीं कर सकी। तभी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि गुचेन और लू फेफे की सगाई हो चुकी है। हालांकि दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए शादी बाद में होगी। यह सुनकर फेफे ने तुरंत गुचेन को घूरा और ताना मारते हुए बोली कि ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसे तो यह भी लगने लगा कि शायद गुचेन बचपन से उसे पसंद करता था और अब उससे शादी करने का सपना पूरा करना चाहता है। लू फेफे अचानक गुचेन के काफी करीब आ गई और धीमी आवाज में छेड़ते हुए पूछने लगी कि कहीं वह उससे छुपकर प्यार तो नहीं करता। उसकी नरम आवाज और इतनी नजदीकी से गुचेन का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वह थोड़ा पीछे हट गया और बोला कि फेफे खुद को ज्यादा महत्व देना बंद करे, क्योंकि वह भी इस रिश्ते में मजबूरी में फंसा हुआ है। इसके बाद उसने एक सुझाव दिया कि अगर फेफे को यह रिश्ता पसंद नहीं है तो वह अपने पापा से जाकर रो धोकर मना कर सकती है। आखिर उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, शायद मान भी जाए। गुचेन को लगा कि यह सबसे आसान रास्ता है जिससे दोनों इस मुसीबत से निकल सकते हैं, लेकिन यह सुनकर लू फेफे और भी चिढ़ गई। उसने तुरंत पलटकर पूछा कि हमेशा वही क्यों मना करे। गुचेन खुद क्यों नहीं कह देता कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अब गुचेन की भी जिद जाग गई और उसने साफ कह दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। दोनों के बीच फिर वही पुरानी नोकझोंक शुरू हो गई। आखिर में गुचेन ने गंभीर होकर कहा कि चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं, सगाई हो चुकी है और यह सच बदलने वाला नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वह इस हकीकत को स्वीकार कर ले। यह सुनकर लू फेफे हैरान रह गई, क्योंकि जो लड़का हमेशा हर बात का विरोध करता था वही आज उसे किस्मत के आगे झुक जाने की सलाह दे रहा था। कहानी यहीं पर एक मजेदार मोड़ पर पहुंचती
पहुंचती है, जहां दोनों एक दूसरे से बहस तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी की डोर पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़ती जा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आगे कंटेंट किस तरह देखना पसंद करेंगे। क्या मैं लंबी सीरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आऊं, या फिर पूरी कहानी को कम पार्ट्स में लंबी वीडियो के रूप में कवर करूं? और जिन सीरीज के कुछ बचे हुए पार्ट्स होते हैं उन्हें हम मेंबर्स ओनली में अपलोड करते हैं, इसीलिए मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें।